हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी साहिर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है द वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट, जो लाइट है ना, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, लाइट इन सम केसेस एज अ पार्टिकल बिहेव करती है और सम केसेस में लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स वेव नेचर ऑफ द लाइट। लाइट कहां कहां लाइट एज अ वेव एक्ट करती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं सबसे पहले वेव नेचर ऑफ द लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेव नेचर ऑफ द लाइट में जैसा कि आपके पास क्या है, इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है एंड पोलराइजेशन है। लाइट एक्ट एज वेव। तो लाइट एज अ वेव एक्ट कर रही होती है इंटरफेरेंस में भी, डाइफ्रैक्शन में भी और पोलराइजेशन ऑफ द लाइट में भी। लाइट की जो नेचर है कौन सी होती है? वेव नेचर होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें, तो लाइट को देखें तो एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है। तो यहां पर लिखता हूं पार्टिकल नेचर। क्या लिखता हूं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं जैसा कि आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा। लाइट एक्ट एज, लाइट बिहेव एज पार्टिकल। तो लाइट को देखें तो उसका पार्टिकल बिहेवियर है। अब देखें स्टूडेंट्स, जो लाइट है कुछ केसेस में हम कह रहे हैं कि लाइट एज अ वेव एक्ट करती है। फिर कुछ प्रोसेस ऐसे हैं कि जहां पर लाइट जो है वो क्या करती है? एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो स्टूडेंट्स, इन 1924 डी ब्रॉगले गिव देयर हाइपोथेसिस। अब यहां पर मैं हेडिंग देता हूं डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब देखो स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है? इन 1924 डी ब्रॉगली गिव his hypothesis about the nature of the light। लाइट की नेचर को डिस्कस कर रहा है डी ब्रॉगले। डी ब्रॉगले ने क्या हाइपोथेसिस दिया है? स्टूडेंट देखिए, डी ब्रॉगले कहते हैं इन 1924 डी ब्रॉगले गिव हिज हाइपोथेसिस अबाउट द, किसके अबाउट दिया है? अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। अब he says that if light act as particle, अगर लाइट पार्टिकल के तौर पर एक्ट कर सकती है, then particle also act as a wave। then particle can also act as वेव। तो आपके पास जो पार्टिकल है वो भी एज अ वेव एक्ट कर सकता है, क्योंकि जब लाइट एज अ पार्टिकल एक्ट करती है तो पार्टिकल एज अ वेव एक्ट कर सकता है। इट्स मीन दैट लाइट हैज ड्यूअल नेचर। इसकी नेचर क्या होती है? ड्यूअल नेचर है। जो सम टाइम एज अ वेव एक्ट करती है और सम टाइम एज अ पार्टिकल एक्ट करती है लाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आपके पास जो डी ब्रॉगले है उसने क्या किया? एक इक्वेशन दी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एज P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा होता है, और लेमडा इज इक्वल टू क्या बनेगा? एच ओवर पी।
अब देखिए स्टूडेंट जो p है मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। ये इक्वेशन हमें डी ब्रागली ने दी है। वो कहते हैं दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फॉर द फोटॉन एंड मटेरियल, मतलब एज अ पार्टिकल जब लाइट एक्ट कर रही हो तो दोनों के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इक्वेशन is applicable for both photon and materials। ये जो इक्वेशन है ये मटेरियल मतलब लाइट के लिए भी एज अ लाइट जब एज अ पार्टिकल ऐड करे या लाइट एज अ वेव ऐड करे, दोनों के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों के लिए इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन, अब मैं लिखता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन, तो सपोज इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कहता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन लेट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड, कितनी स्पीड से मूव कर रहा हो, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से। तो उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 10 की पावर -34 प्लस कांस्टेंट h की वैल्यू होगी ओवर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की मास मैं लिख देता हूं यहां पर, और मल्टीपल यहां पर हमने सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10 की पावर 6 पुट कर दी, तो लैम्डा इज इक्वल टू जब कैलकुलेशंस करते हैं स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू आपके पास आती है 7.3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट ये जो आपके पास वेवलेंथ आई है दैट इज इक्वल टू द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इन अ क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल के अंदर जो एटम होते हैं उनके बिटवीन जो स्पेसिंग है, उनके बिटवीन जो स्पेसिंग होती है वो 7.3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होती है। देखिए इट इज इक्वल टू स्पेसिंग between the atoms in the crystal, किसी क्रिस्टल के अंदर जो एटम के बिटवीन स्पेसिंग होती है उसके इक्वल ये वेवलेंथ आ गई है। so this is suitable for इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। तो इसका मतलब है ये जो लाइट है इतनी वेवलेंथ सुइटेबल होती है किसके लिए, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के लिए। अब देखिए स्टूडेंट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की इसलिए हम वेवलेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। सो वी कैन मेजर द वेवलेंथ ऑफ द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स so we can measure the wavelength of very small objects। अब देखें स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को देखें डी ब्रागली वेव इक्वेशन को, डी ब्रागली वेव इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। अगर स्टूडेंट्स आपके पास मोमेंटम या इस इक्वेशन को देख लें मोमेंटम ग्रेटर होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। अब देखिए जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं वो बड़े साइज के होते हैं, उनका मोमेंटम बहुत लार्ज होता है। जब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम बहुत ज्यादा लार्ज होगा तो वेवलेंथ बहुत ही स्मॉलर हो जाएगी जिसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, फिर हम उसको मेजरमेंट भी नहीं कर सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स एज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p for greater momentum, अगर मोमेंटम ग्रेटर होगा वेवलेंथ विल बी शॉर्टर। तो क्या लिखोगे, वेव लेंथ विल बी शॉर्टर। तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, शॉर्ट होती जाएगी। और वाइस वर्सा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मोमेंटम स्मॉलर होगा तो वेवलेंथ लार्ज हो जाएगी। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं
ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ लार्ज मैस, क्योंकि वो बड़े साइज के हैं तो मैस लार्ज होगी, ऑफ लार्ज मैस, मैस ज्यादा होगी तो वेवलेंथ बड़ी शॉर्ट हो जाएगी। वेवलेंथ विल बी डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक हो गया, या उसको मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। वेवलेंथ विल बी डिफिकल्ट टू मेजर ड्यू टू स्मॉल वैल्यू, क्योंकि वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, इसको मेजरमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल है जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। अब वो कहते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास कितनी है, 0.5 kg है। देखिए मैं लिखता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg is moving with speed, कितनी स्पीड से मूव कर रहा हो, 10 मीटर पर सेकंड से। देन आपके पास जो वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें ना जरा, ऊपर क्या है, h है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू है 6.63 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास, mv, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यहां पर कंसीडर किया, सपोज किया 0.5 है इनटू क्या है v, स्पीड, यहां पर स्पीड हमने लेट की हुई है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 पुट करोगे तो स्टूडेंट्स वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, इसकी वैल्यू चेक करें तो ये आपके पास आती है 1.3 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट की मास 0.5 kg थी, बड़ा मास था, बड़ा ऑब्जेक्ट था, और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, तो वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट आ गई है, और इतनी वेवलेंथ को मेजरमेंट करना भी डिफिकल्ट होता है, और ये कितनी आ रही है, 1.3 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को प्रैक्टिकली कहां में यूज करते हैं, तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट इज प्रैक्टिकली यूज इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज practically used in electron microscope। अब देखिए स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिहाज से ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा क्लियर इमेज, मोर डिटेल इमेज देती है। तो एडवांस जो आपके पास जो माइक्रोस्कोप है वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इससे पहले जो आप देखें तो उसमें क्या थी आपके पास, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम बीम ऑफ लाइट को यूज करते थे। अब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट को यूज नहीं करते, हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं यहां पर। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये ज्यादा प्रिसाइज इमेज देती है, ज्यादा डिटेल्ड इमेज देती है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।